रुपयों से भरा बैग उठाए सेठ यशवंत जी आज क्या तनकर चल रहे हैं, मानो उम्र के 20 साल पीछे छोड़ आए हों। आखिर उनकी छाती चौड़ी क्यों नहीं होगी। चारों बेटों की विवाह करके घर में 4-4 बहुएं आ गई हैं। आज ही चौथी बहू सपना की डोली आई है। बहुत शानदार शादी हुई है दिल्ली के 5 सितारा होटल में। भाई ये शादी तो पूरे खानदान में एक मिसाल बन गई है। उसके ननिहाल लंदन में है, पिता का भी मुंबई में अच्छा खासा बिजनेस है। उसी के अनुरूप दहेज भी बहुत ला रही थी। अब तो यशवंत जी के पास भी बहुत पैसा है, उनसे किसी बात में 19 नहीं है। बहू के चढ़ावे में गहने भी देखने लायक थे, इसीलिए इस शादी पर बाकी 3 बहुओं को भी भारी भरकम गोल्ड का सेट बनवा दिए गए थे। सजी धजी शारदा के भी खुशी के मारे जमीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। कभी वो भी दिन थे जवानी के, जब कपड़े के थान के गट्ठर साइकिल पर रखकर यशवंत जी घर घर जाकर कपड़ा बेचते थे। शारदा से ब्याह करते ही उनके पाँव की पायल की झंकार में उसे साक्षात लक्ष्मी के कदम अपने आंगन में गजते सुनाई दिए। शारदा बहुत ही संवेदनशील थी। वह इतनी भावप्रवण थी कि जैसे हाड़ मांस से नहीं, भावनाओं और संवेदनाओं से बनी हो। यशवंत जी ने भी गृहलक्ष्मी का सदा आदर किया। शायद इसी के फलस्वरूप उसके कपड़े वाले सेठ ने उसकी मदद की। वह अमृतसर में उसकी अपनी दुकान खुल गई। समय के चलते शारदा ने उसे 4 बेटों का पिता बनाया। खुशियों का दामन थामे उसका काम चल पड़ा। जब कभी 10,000 रुपये इकट्ठे होते तो वह ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद कर रख लेता। उसके जीवन का सिद्धांत था, इंसान बढ़ते हैं, ज़मीन नहीं बढ़ती। समय आने पर ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, वह ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन सोना उगलेगी। हुआ भी यही। 25 बरस में ज़मीन के टुकड़े कई बीघे हो चुके थे। आज जब चारों बेटे अपने यशवंत जी के कंधे से ऊपर निकल चुके थे, इन्हीं ज़मीन के टुकड़ों ने सोना उगलकर यशवंत जी का साथ दिया था। लॉरेंस रोड पर कपड़े का एक बहुत बड़ा शोरूम था अब, जिसका बहुत नाम था। यशवंत जी ने पैसे के साथ साथ नाम व यश भी कमाया था। ऐसे में इंसान को जीवन सार्थक लगता है। सबसे बड़े बेटे पवन और बहू महिमा के 2 बच्चे हैं। वहीं इस शोरूम पर बैठता था। व्यापार फैलाने के इरादे से यशवंत जी ने एक शाखा दिल्ली में खोली। पवन सपरिवार दिल्ली भेज दिया गया। अभिनव तब तक डॉक्टर बन गया था। उसका विवाह कनाडा के एक जानकार परिवार में हुआ था, तो वह वहीं चला गया था। शारदा से बच्चों की जुदाई सही नहीं जाती थी। सांझ होते ही जब पक्षी नीड़ को लौटते, तभी घर के बड़े गेट खुलते। कारों से उतरकर भीतर आते कदमों की चाप में वह परदेसी बच्चों के कदमों की चाप की कमी को महसूस करती और उदास हो जाती थी। यशवंत जी ये देखकर उसे समझाते, भलिए लोके उनका अन्न जल परदेश का लिखा है, तो फिर हम उनको घर में कैसे रख सकते हैं। इस बात को किस्मत का लेखा मानकर वह चुपचाप सिर झुका लेती। ये बात और थी कि पवन के पैर दिल्ली में जम ही नहीं पाए थे। वह 2 वर्ष वहाँ गवाकर सपरिवार घर वापस लौट आया था। इस बीच चौथा बेटा उदय ग्रेजुएशन कर चुका था। शोरूम वह संभालने लग गया था। अपनी सूझबूझ से विज्ञापन आदि देकर उसने सेल दुगनी कर दी थी। यशवंत जी ये देखकर फूले नहीं समाते थे। तभी पवन के वापस आ जाने पर पवन को दोबारा उसी जगह पर बिठाकर यशवंत जी ने उदय को एक नया शोरूम खोल दिया। पवन की अपेक्षा उदय के भीतर उन्हें एक कुशल संस्थापक के गुण दिखाई दिए थे। उदय एक सफल व्यापारी सिद्ध हुआ था। वह नया काम चला सकता था। तीसरे बेटे विवेक का विवाह गुड़गांव में हुआ था। विवेक के ससुर ने यशवंत जी को सलाह दी कि गुड़गांव में फैंसी रबर की चप्पल की फैक्ट्री लगाई जाए,
तो चप्पल की खपत देखते हुए मुनाफे का मार्जिन अधिक है। यशवंत जी को अपने MBA बेटे के भविष्य के लिए यह बात खूब जची। अमृतसर में नई कॉलोनीज बन रही थी। यशवंत जी के ज़मीन के टुकड़े सोना उगल रहे थे। उन्हीं पैसों से दिल्ली में एक यूनिट शुरू कर दिया गया। विवेक अपनी पत्नी स्वाति के साथ अनिश्चित भविष्य के सपने सजोए दिल्ली चला गया। शारदा ने देखा बाहर धूप मैली सी होकर पड़ोस की इमारतों पर रेंग रही है। आज उसमें चमक ही नहीं, इमारतों पर भी अवसन्न सा आलोक फैला था। उदास शारदा चुप्पी का रोना रो रही थी, अलग अलग सांसों के बीच बिंधा हुआ। चिड़िया सी उसने भी अपने आंचल की छांव में बच्चों का लालन पालन किया था। बच्चों के बिखरने से उसका संयम टूटता जा रहा था। विवेक के जाने के बाद घर के ऊपर वाले हिस्से में पवन और वे दोनों उदय के साथ नीचे रहने लग गए थे। अब घर में चौथी बहू सपना भी आ गई थी। घर में नौकर चाकर होते हुए भी शारदा ने रोटी व पराठे हमेशा अपने हाथों से सेक कर बच्चों को खिलाई थी। लाड़ से खिलाए बिना उसका मन नहीं भरता था। लेकिन वक्त का फेर, अब घर में ऊपर नीचे भी अलग चूल्हे चलते थे। यशवंत जी जहाँ दूरदर्शी थे, शारदा उतनी ही भावप्रवण थी। व्यापार का चहुमुखी विस्तार करने के विचार से यशवंत जी ने एक दोस्त की सलाह पर चंडीगढ़ में पॉलीथीन के लिफाफे बनाने की फैक्ट्री लगाने के इरादे से इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा शेड बनवाया, जो कालांतर में किराए पर दे दिया गया। वही अंत तक यशवंत जी की कमाई का विशेष स्रोत बना रहा। खैर, कारखाना लगाकर यशवंत जी बेहद प्रसन्न थे। वे ईश्वर का धन्यवाद करते थकते नहीं थे। एक रात वे गर्वपूर्वक शारदा से बोले, भाई किस्मत हो तो यशवंत जी जैसी। हम क्या थे और आज क्या नहीं है हमारे पास। शारदा, ए जी, ऊंचे बोल ना बोलो, कभी कभी अपनी नज़र ही लग जाती है। उन्हें क्या पता था, सच में ही नज़र लग गई थी। होनी उन पर व्यंग्यात्मक हंसी हंस रही थी। खुशी तो यूं भी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे रिश्ती रहती है। यशवंत जी दोनों दुकानों पर थोड़ा थोड़ा समय देकर दोपहर को घर आ जाते थे। शाम को पवन के दोनों बच्चे नीचे आकर दादा दादी के साथ खेलते थे। हुआ यूं कि उनका 3 वर्ष का पोता अंशु दादी के पेट पर चढ़कर धमा चौकड़ी मचा रहा था कि अचानक वह धम्म से दादी की छाती पर गिरा। उसके गिरते ही शारदा के गले से इतनी भयानक चीख निकली कि वह दर्द से बेहोश हो गई। उसी पल सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। उसी समय अस्पताल ले गए। सारी जांच पड़ताल के पश्चात ज्ञात हुआ कि शारदा को ब्रेस्ट कैंसर है, जो एडवांस स्टेज पर है। शारदा की भूख मर गई थी। वह हर वक्त थकी रहती थी, चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाती थी। सारा दिन उदास पड़े रहने पर भी बहुएं कभी आकर पूछती नहीं थी कि क्या बात है। बच्चों के वियोग की अग्नि में वह मोम की तरह पिघलती जा रही थी। बड़ी बहू महिमा को उसने बेटी माना था, लेकिन बहू बेटी नहीं बन सकी। आज उन्हें बेटी ना होने का दारुण दुख हो रहा था। शारदा को PGI अस्पताल चंडीगढ़ ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी और लगातार कीमोथेरेपी हर महीने। 4 कीमोथेरेपी के बाद उसके सिर के बाल झड़ गए थे। सिर पर चुंदरी बांध दी जाती थी। शारदा के दुख से सब दुखी थे। यशवंत जी शारदा को हिम्मत बंधाते थे, लेकिन स्वयं छिप छिप कर आंसुओं में दर्द बहाते थे। चंडीगढ़ में ही एक घर खरीद लिया गया। सभी बेटे सपरिवार माँ के पास बारी बारी से सेवा करने आते रहे। उधर शारदा दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी। काल की जहरीली हंसी उसे सुनाई दे रही थी। उसने सब बच्चों को बुलवा लिया। उसकी मूक दृष्टि अपने सब बच्चों को पास देखकर
होठों पर मुस्कुराहट की हल्की रेखा ले आती थी। एक सुबह यशवंत जी की ओर एकटक ताकती शारदा की आंखें सूखे तालाब की तलहटी जैसी निश्चित हो गई। घबराकर यशवंत जी ने नब्ज देखी। उसकी जीवन ज्योति बुझ गई थी। उनको बहुत बड़ा आघात लगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर जब दोनों ने जीवन की भागम भाग से थककर सुस्ताना था, शारदा उनका साथ छोड़कर दूर जा चुकी थी। यशवंत जी और बच्चों के बीच माँ का प्यार एक सेतु बना हुआ था। माँ के चले जाने से वह सेतु ढह गया था। पूरा परिवार शोकाकुल था। सब बेटों के अपने अपने परिवार थे। वे अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे व्यस्त हो गए, लेकिन यशवंत जी किसी के साथ नहीं गए। चंडीगढ़ का घर मानो उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम बन गया था। एकांत में शारदा के साथ बिताए पल मन में ढेरों तरह की बातचीत के टुकड़े, जो अधूरे शब्द या पूरे वाक्य होते, कभी बनते तो कभी बिगड़ते रहते। वो अंतिम खुशी जो दोनों ने इकट्ठी बांटी थी, वाकई उसको नज़र लग गई थी। अब वे सोचते कि खुशी का रिश्ता उम्र के साथ नहीं, बल्कि हालात के साथ होता है। हालात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। उनका पुराना नौकर रामू उनके साथ रहता था। अतीत के साथ साथ घसीट कर जिया नहीं जा सकता, इसलिए वे कुछ संभलने पर अमृतसर लौट आए। आते ही उन्हें घर की हवा का रुख कुछ बदला सा लगा। बाजार में निकले तो ज्ञात हुआ कि हर कहीं उनके बेटों की चर्चा है। पवन की दुकान के नौकर नए दिखे। उधर उदय की दुकान पर वही नौकर काम में लगे थे। बातों से समझ आई कि एक दूसरे के ग्राहक तोड़ने की कोशिश हो रही थी। यह गोरख धंधा समझ न आने पर वे बच्चों की अपेक्षा अपने घनिष्ठ दोस्त आनंद जी के पास पूछने जा बैठे। पता चला कि दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों की बीवियां घर की इज्जत सरेआम उछाल रही हैं। उनमें एक दूसरे की बुराई करने की होड़ चल रही है। यहाँ तक कि नौकर भी इसी ताड़ में रहते हैं कि क्या चुगली की जाए। एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हुए दोनों भाइयों के परिवारों में ईंट कुत्ते में बैर की कहावत चरितार्थ हो रही थी। यशवंत जी ने सब बच्चों को बुलाकर कारण जानना चाहा। उदय पल भर में ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था। उसे यशवंत जी से गिला था कि जिस शोरूम पर उसने मेहनत की, उसे उन्होंने पवन को सौंप दिया, जिससे उसे नए शोरूम को स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके साथ यह नाइंसाफ़ी की गई थी। तभी वह मुंह मांगी तनख्वाह पर वहाँ के नौकर ले आया था। उनके समझाने पर अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। पवन की अपेक्षा महिमा का रोष हर बात में छलकता था। पानी सिर से ऊपर जा चुका था। यशवंत जी के लिए यह आघात सह पाना बहुत कठिन हो रहा था। उनके परिचित मिलने पर उनसे सहानुभूति जताते व औलाद के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते। उनके दुखी व संतप्त हृदय को इस चोट ने छलनी कर दिया। उदय ने बड़े भाई को नीचा दिखाने के लिए साथ की खाली पड़ी बिल्डिंग को खरीदकर उससे भी बड़ा शोरूम बना लिया। 100 से ऊपर नौकर रखे। इतना पैसा कहाँ से आया इतनी जल्दी? इस विषय पर वह बात ही नहीं करना चाहता था। अपने शोरूम का नाम उसने अपने जुड़वा बेटों के नाम पर विशाल वैभव एंटरप्राइजेस रख लिया था। भाई के साथ दुश्मनी, लेकिन अपने बेटे जुड़े रहे। बाहर समझ। अब इसे यशवंत जी क्या कहें। इस नए घटनाक्रम से उनका मन खिन्न हो गया। किसी ने एक बार भी यशवंत जी से पास बैठकर माँ को याद नहीं किया, ना उनका हाल पूछा। ये भी नहीं कहा कि वे अब उनके साथ ही रहेंगे या अकेले। माँ के बिन कैसे वहाँ रह रहे थे। अपनी सोच पर वे स्वयं ही हंस पड़े। इन तिलों में तेल नहीं है, वे समझ गए थे। इस तरह 2 महीने बीत गए उन्हें काम निपटाते हुए। अपनी ज़िंदगी की किताब से इनके नाम के पन्ने फाड़कर वे हताश हो दोनों की नैया को सागर में
डोलते देखकर भी ईश्वर के सहारे छोड़कर वापस चंडीगढ़ आ गए। वे अपना बाकी का जीवन कैसे बिताए, यह समस्या मुंह बाएं उनके समक्ष थी। खैर, अभी तो विवेक के पास दिल्ली चल दिए। उसे सारी बातें बताई। वह पशुपेश में पड़ गया कि वह कैसे किसी एक भाई से मुंह मोड़ सकेगा। खैर, कभी उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। उसे किसी से गिला भी नहीं था, ना किसी से होड़ थी। स्वाति के मायके दिल्ली में होने से उसका रुझान उसी तरफ रहता था। एक बेटी महक से सारा घर खिला रहता था। अभी तक वे किराए के घर में रह रहे थे। यशवंत जी ने मन में ठान लिया था कि वे बच्चों के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाएंगे, बाकी उनकी किस्मत। सो उन्होंने विवेक और स्वाति को गुड़गांव में ही एक आलीशान फ्लैट खरीद दिया। ऐसा करके उन्हें बेहद संतुष्टि प्राप्त हुई। उन्हें लगा जब वे शारदा के पास जाएंगे तो सिर ऊंचा करके कह सकेंगे कि वे अपना कर्तव्य निभा आए हैं। उनका मन यहाँ भी नहीं टिक रहा था। फिर भी वे उनके पास 2 महीने रहकर वापस अपने वानप्रस्थ आश्रम आ गए। अभिनव व विद्या से यदाकदा फ़ोन पर बात होती रहती थी। शारदा के क्रियाक्रम के बाद अभिनव यशवंत जी को साथ ही ले जाना चाहता था। तब जाना संभव नहीं था। घर में मेहमान व रिश्तेदार आए हुए थे, किंतु अब वे उनका आग्रह और नहीं टाल सके। उन्होंने कनाडा का 3 महीने का वीज़ा लगवाया और जा पहुँचे उनके पास। विद्या नौकरी नहीं करती थी। यशवंत जी के पास बैठकर उनके अतीत को याद करती रहती थी। यशवंत जी को ये अच्छा लगता था। पोते ईशान को वे भारतीय सभ्यता व गायत्री मंत्र सिखाकर बेहद खुश थे। अभिनव भी यशवंत जी का मन लगाने के लिए हंसता खेलता व उन्हें चुटकुले सुनाता। प्रत्युत्तर में यशवंत जी के मुखौटे पर एक ऐसी उदास सी हंसी छाई रहती जो एक खाली जगह से उठकर दूसरी खाली जगह पर ख़त्म हो जाती है और बीच की जगह को भी खाली छोड़ जाती है। फिर भी उन्हें यहाँ बिताए दिन बेहतर लगे। अभिनव उन्हें वही रखना चाहता था, लेकिन बढ़ती उम्र में अपने देश की मिट्टी से मोह बढ़ जाता है। सो वे हमेशा के लिए परदेश में नहीं ठहर जाना चाहते थे। वे 3 महीने बिताकर वापस भारत लौट आए। चंडीगढ़ पहुंचने पर रामू ने बताया कि उनके दोस्त आनंद जी का और पवन भैया का ज़रूरी फ़ोन आया था, अभी ही बात कर ले। पवन से बात करते ही उनका माथा चकरा गया। वे धम्म से कुर्सी पर गिर गए। रामू ने उनको संभाला व पानी पिलाया। उदय अपनी बीवी सपना और बच्चों को लेकर रातों रात कहीं दूर चला गया था, शहर छोड़कर। असल में उसने सारी शान और व्यापार उधारी पर चला रखा था। कर्जा वसूलने वाले स्वयं आकर शोरूम से अपना बचा खुचा सामान उठा रहे थे। मैनेजर बेचारा भुगतान कर रहा था। आनंद ने यह भी बताया कि दोनों भाइयों की दुश्मनी सर्वचर्चित होने से पवन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पवन से कोई उधार चुकाने को नहीं कह सकता। घर भी उसके नाम नहीं है। यह सब जानकर यशवंत जी एक जानलेवा दर्द से कराह उठे। अपने महत्वाकांक्षी और ऊंची उड़ान भरने वाले बेटे उदय की मजबूरी की कल्पना करने में वे असमर्थ थे। अपने सामर्थ्य के अनुरूप यशवंत जी ने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। काश उदय उनसे बात करता। उन्हें अपना परदेश जाना बहुत भारी पड़ा। वे होते तो सब संभाल लेते। अभी भी उनके पास इतनी जायदाद थी कि वे सब संभाल लेते। उनकी साख भी कब काम आनी थी। वे सोचते शायद उसका अहम आड़े आ गया होगा। यशवंत जी का सारी उम्र का कमाया नाम व यश उसने मिट्टी में मिला दिया था। उनके भीतर कितने ही तूफान उठते गिरते रहे। बाकी बेटों व शुभचिंतकों के समझाने पर वे सही समय के इंतज़ार में चुपचाप बैठ गए। विविध आयामों को लांघता जीवन का लंबा कालखंड औलादों के फेर में बीत गया था। इस एकांतवास में बार बार की टूटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे परिवार से मुक्त लेकिन सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहना चाहते थे।
धीरे धीरे उनकी सेहत भी बिगड़ रही थी। बच्चों के बार बार फ़ोन पर ताकीद करने पर वे एक दिन पीजीआई अस्पताल डॉक्टर को दिखाने चले ही गए। वहाँ ओपीडी में बैठे ढेरों मरीजों को देखकर उनके अंतस में शारदा को याद करके ऐसी हलचल मची कि अंतर्मन में एक प्रकाश छा गया। उन्हें सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहने की राह मिल गई, एक सबब मिल गया। जीवन के इस पड़ाव पर वे किसी भी रिश्ते को ढोने के लिए मजबूर नहीं थे। जिन रिश्तों को पहले जिया जाता था या जिन रिश्तों के लिए जिया जाता था, अब उन्हें ढोना भी भारी पड़ रहा था। सांस रहते तक उनके भरोसे जीवन काटना नहीं, वे उसी पल ड्यूटी डॉक्टर अग्रवाल के पास गए। उन्होंने कैंसर के 2 गरीब मरीजों का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनका पहला मरीज थी सुजाता। इसे शादी होते ही कैंसर का रोग पता चलने पर ससुराल वालों ने सदा के लिए गरीब मायके वालों के पास भेज दिया था। सुजाता के पिता रो रो कर डॉक्टर से विनती कर रहे थे कि हमारी जवान बेटी को बचा लो। दूसरा मरीज था एक जवान लड़का जिसे ब्लड कैंसर था। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से बात करके उन दोनों के गार्जियन का फॉर्म भरकर यशवंत जी ने उन्हें अपना परिचय और घर आदि का पता दिया। वे वहाँ उनके लिए पैसे भी भेज दिए। वे दोनों परिवार उनके पाँव पर गिर गए, उन्हें ईश्वर का भेजा फरिश्ता कहने लगे। यशवंत जी का दिल भी भर आया। उन्होंने निराशा में डूबे व जीवन से हारे उन दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। यशवंत जी ने एक ट्रस्ट बना दी कि उनके रुपयों से कैंसर के मरीजों के इलाज की अंतहीन जीवन धारा सदैव अबाध गति से बहती रहे। अपने खून के रिश्तों से मिले दर्द से कराहते व नैराश्य की नैया में डोलते यशवंत जी को मानवता के दर्द को बांटने का मलहम लगने व दूसरों की खुशी का कारण बनने से चैन मिल रहा था। अब वे सांस रहते तक जीवन से जुड़े रहकर पराई पीड़ा को बांटते रहेंगे। घर के कामों के बोझ से लदी फदी सुमन को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए अजीत भी ओवरटाइम करता, अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपया जमा करता। सुमन भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट में गुजारा करती थी। रिटायर्ड होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ खत्म हो गई। अजीत ने बचत के रुपयों से मनपसंद बड़ी कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे लॉन में बैठने का उसका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा विवेक की एमबीए की पढ़ाई, फिर उसका विवाह, सभी कुछ अजीत की नौकरी में रहते हुए ही हो चुका था। विवेक अब देहरादून में पोस्टेड है। बेटी रिया पति रवि वो बच्चों के साथ बेंगलोर में रह रही थी। दामाद का अपना बिजनेस था। अजीत ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रुपयों के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सुमन पूरे दिन टीवी देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियाँ मिटवाने को फेशियल कराती। अजीत हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में भी निखार आ गया है, पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। अजीत व सुमन सर्दी के मौसम में रिया के घर बेंगलोर चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर विवेक के घर देहरादून में गुजारते। बेटी दामाद, बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं, जैसे वे लोग वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा किस्मत वालों को ही मिला करती है। अजीत सुमन अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर बेंगलोर के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता, नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू सीमा अपने सास ससुर को पलंग पर ही भोजन की थाली लाकर देती और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर
सुमन व्यंग कसती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। अजीत भी दामाद की प्रशंसा करते न थकते। सोचते पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय खाते हैं। एक दिन रिया का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मम्मी, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में, सभी जगह इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे ज्वेलरी तक निकाल कर ले गए। तभी अजीत सुमन के हाथ से फ़ोन छीनकर बोले, ये सब कैसे हो गया बेटी? जेठ जी के कारण, सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेर फेर घपलाबाजी वे करते हैं और उनकी गलती का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। रिया रो पड़ी। अजीत बेटी को सांत्वना देते रह गए और फ़ोन कट गया। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है और सुमन का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की तरह इधर उधर देखकर अपने बाल नोचने लगी। अजीत ने अपने आप को संभाला। सुमन को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि मुश्किलें तो आती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुँचे। संकोच छोड़कर रिया अपनी परेशानी बयां करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दामाद रवि हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाएगी। अजीत व सुमन अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे? दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की मदद करने में हर्ज ही क्या है। ये लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। ये सोचकर अजीत ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर रवि के हाथों में थमा दिया। दामाद रवि ने उनके पैरों पर गिरकर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह रुपयों को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। अजीत सुमन को रुपए देने का कोई गम नहीं था। उन्हें भरोसा था कि रवि उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कह रहा है तो लौटाएगा जरूर। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद रवि उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के समान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दंपति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे विवेक का फोन आया तो मम्मी ने उसे सभी कुछ साफ साफ बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों अचानक उनके यहाँ आ धमके। उन्हें इस तरह आया देखकर अजीत व सुमन हतप्रभ रह गए। बेटा, सब ठीक है ना? अजीत उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से विवेक ने जवाब दिया। सीमा ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दीदी जीजाजी को दे डाली। ये भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी अधिकार बनता है। बहू सीमा की बातें सुनकर अजीत हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, फिर उन्होंने रुपए उधार ही तो लिए हैं, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत आपके पास है? आप उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? वे क्या पराए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती व सबूत रखे जाते? पापा, आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान खराब कर सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है, सुमन बोली। रिया भी तो है, वह क्या दामाद जी को बेईमानी करने लगी? यह तो समय बताएगा कि वे लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा, आप यह घर मेरे नाम कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्यार में अंधे होकर घर भी उनके नाम कर डालें। विवेक की बातें सुनकर अजीत व सुमन सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर बेटा बहू इस
शर्त पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपया वापस नहीं किया तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू कई तरह की हिदायतें देकर देहरादून चले गए, पर अजीत व सुमन के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है। रुपयों बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़े ही थे। सप्ताह में 2 बार बेटी रिया दामाद रवि का फोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विहल हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। सीमा ने ही विवेक को उनके खिलाफ भड़काया होगा। अजीत व सुमन उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब दामाद रवि उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहेंगे कि इसी रुपए की खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। कुछ महीने बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो अजीत और सुमन चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फोन पर बेटी रिया व दामाद से बात नहीं हो पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी अजीत व सुमन ने बेंगलोर जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे का इंतजार कर रहे थे। एक दिन रिया का फोन आया तो अजीत ने उनकी खैरियत पूछने के लिए सवालों की झड़ी लगा दी, पर रिया ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि वे लोग इस बार बेंगलोर न आए क्योंकि नए घर में अभी गेस्ट के लिए जगह नहीं है। अजीत सुमन बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के बिजनेस के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपयों की बात करना चाहते थे, पर रिया ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके अजीत ने रिया से रुपए की बाबत पूछ ही लिया। रिया जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे हैं? अभी तो इनका काम शुरू ही हुआ है। अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? दामाद रवि चिंघाड़ कर बोला, मेरी जगह पर आपका विवेक होता तो क्या आप उससे भी वापस मांगते रुपया? आपके पास पैसों रुपयों की कमी है क्या? ये रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपयों से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। बेटी दामाद की बातें सुनकर अजीत व सुमन सन्न रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हुई। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। विवेक का फोन आया, पापा रुपए मिल गए? अजीत चकरा गए कि क्या जवाब दे। संभल कर बोले, रवि का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जीजा ने रुपए देने से इनकार कर दिया है, वह बेईमान निकल गया। विवेक गुस्से से बोल रहा था। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो, जैसे सैकड़ों सुझाव विवेक ने फोन पर ही दे डाले थे। अजीत व सुमन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वे बेटी और दामाद के खिलाफ यह सब कर सकते थे? चूंकि वे अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसीलिए विवेक घर अपने नाम कराने आ धमका। बेटी दामाद से तो रिश्ता टूट ही चुका था, बहू बेटा से ना टूट जाए, ये सोचकर दोनों ने कोठी का मुख्तियारनामा व वसीयतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात विवेक को थमा दिए। विवेक संतुष्ट भाव से चला गया, बोझ उतर गया। अजीत ने सुमन की तरफ देखकर कहा, अब ना तो घर की रंगाई पुताई कराने की चिंता है, न हाउस टैक्स जमा कराने की। विवेक पूरी जिम्मेदारी निभा लेगा। सुमन को ना जाने कौन सा सदमा लग गया कि वह दिन पर दिन सूखती जा रही थी। उसकी हंसी होठों से छीन चुकी थी, भूख प्यास सब मर गई। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एकटक देखती रहती या फिर शून्य में घूरती रह जाती। अजीत दुखी होकर बोला, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली है, बालों पर डाई लगाना भी बंद कर दिया, बूढ़ी लगने लगी हो। सुमन दुखी मन से कहने लगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा,
हम अब बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं। मेरी पेंशन व घर का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजीत जैसे अपने आप को ही समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया तो अजीत ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया ना देने का कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए तीखे स्वर में जवाब दिया कि वह विवेक को सही समय पर किराए का मनी ऑर्डर भेज चुका है। पर विवेक को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब विवेक है। किराएदार ने नया किरायानामा निकालकर अजीत को दिखा दिया, जिस पर विवेक के सिग्नेचर थे। अजीत सिर पकड़कर रह गए कि सिर्फ मामूली सी पेंशन के सहारे अब वह अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। बेटे पर मुकदमा करो ना, सुमन पागलों की भांति चिल्ला उठी। सब बेईमान हैं, रुपयों के भूखे हैं। अजीत कहते, हमने अपनी औलाद के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारी मृत्यु के बाद तो उन्हें मिलना ही था, पहले मिल गया, इससे भला क्या फर्क पड़ गया। सुमन बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत के भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे साथ प्यार सम्मान का नाटक करते रहे। दौलत मिल गई तो फ़ोन पर बात करनी भी छोड़ दी। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता, अपना खून पराया हो गया तो अपना क्या रह गया। एक दिन अजीत कबर्ड में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की किताब तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़रों के सामने पुस्तकों के बीच में दबा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले इंदिरा विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता न बेटा बेटी को था न सुमन को, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं रहा था। मुसीबत में यह 1 लाख रुपए की रकम उन्हें 10 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ आया, जैसे फिर से वे युवा हो उठे थे। हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने लॉन के कोने में टीन शेड लगवाकर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा ली। कुछ सामान पुराना भी खरीद लाए और एक नौकर रख लिए। सुमन भी इसी काम में व्यस्त हो गई। अजीत बाहर के काम संभालते तो सुमन ऑफिस में बैठती। अजीत हंसकर कहते, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। औलादों ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। सुमन मुस्कुराती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। यह रकम ना मिलती तो हमें अपना बाकी का जीवन बेटी दामाद और बेटा बहू की गुलामी करते हुए बिताना पड़ता। अब हमें बेटी दामाद बेटा बहू सभी को भुला देना ही सही रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुमन व अजीत के चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, जैसे उनका खोया सुकून फिर से वापस लौट आया हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।